अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बोर्ड एग्जाम में भैया इतना जान लो कि 40% तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पर ही बेस्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थेल्स अपरिमेय। इनके ऊपर साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट लिख देते हैं, तो ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। नहीं याद हो रहा, मैं आपको गाने के माध्यम से याद कराऊंगा कि साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे है सेक, साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे है सेक, टेन के नीचे कॉट लटका, ये रूल है लाल बटका का। टेन के नीचे कॉट लटका, ये रूल है लाल बटका का। कक्षा 10 वालों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आज मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे फार्मूले लेकर के आया हूं जिनसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर तुम्हें ये फार्मूले नहीं आते तो इतना जान लो कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे पसीने निकल जाएंगे। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं नितेश निराला आज इन सभी फार्मूले को ट्रिक के साथ, गाने के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं जिनसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो जरूरत है स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखने की, और लास्ट में अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक करके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके चले जाना, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को याद करेंगे। तो आइए, पहला हमारे सामने जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इस वास्तविक संख्या के अंदर आप देख पा रहे हो 2 फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फार्मूला कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ, ठीक है, और साथ में अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी को करने के लिए इनसे रिलेटेड वो सारे फैक्ट्स आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आता है उसका नाम है बहुपद। बहुपद चैप्टर के अंदर एक फार्मूला बहुत ज्यादा लगता है, शून्यकों का योगफल और एक और शून्यकों का गुणनफल। तो अगर आपके पास कोई बहुपद दिया है तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c क्या है सर? c हमारा देखो अचर होता है, a क्या है? x² का गुणांक है, b क्या होता है? तो ये b हमारा x का गुणांक होता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास शून्यक दे दे कि कोई बहुपद है उसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का जो हमारे पास शून्यक दिए हैं उन शून्यकों से जो बहुपद बनता है उस बहुपद को बता दो। तो मेरे भाई शून्यक दिया है, बहुपद बताना है, तो फार्मूला उसके लिए भी बनाया गया है कि भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यक दिया है, फार्मूले में रख दो, सारा चीज निकल के आ जाएगा। तो देखो कितना इजी है। अगर फार्मूला नहीं आएगा तो तुम फार्मूला के बिना इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में भैया इतना जान लो कि 40% तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पर ही बेस्ड होते हैं, इसलिए फार्मूला आना चाहिए। अगला हमारे पास चैप्टर है भैया कि चैप्टर नंबर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में लिखा हूं, जगह नहीं थी, ठीक है ना। इसके अंदर तुम्हें ये 3 चीजें पता होने चाहिए। 3 तरह की रेखाएं, एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा। अगर हमारे पास कभी भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं आप देख पा रहे हो प्रतिच्छेद करती हैं। अगर बात करें संगत, तो बिल्कुल जब रेखा मिलती है तो संगत का गुण होता है। और कितने हल हैं? तो एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसका सिर्फ एक हल होता है। अगर हमारे पास a1/a2 b1/b2 के साथ इक्वल आ जाए बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, इस कंडीशन में रेखा अपने अपने रास्ते जाती हैं, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, अर्थात रेखाएं समांतर होती हैं। और बात करें इस कंडीशन में रेखा समांतर के साथ साथ हल कितने होते हैं, तो इनका कोई हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका कहीं मिलन होता ही नहीं है। मान लो शादी ब्याह हो गया, शादी होने के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उससे पहले का प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो जब उसके पहले का प्रोसेस नहीं होगा तो बच्चे कहां से होंगे? तो सेम प्रोसेस यही है कि 2 रेखाएं जा रही हैं, अपन कभी मिल ही नहीं रही, तो इनका कोई हल नहीं होगा। समझ गए? नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो गए तो इस कंडीशन में रेखा क्या होती है? एक के ऊपर एक चढ़ लेती है, अर्थात संपाती होती है। अब संपाती होने के साथ साथ उनके कितने हल होंगे?
अनेक हल होते हैं और संगत होते हैं। अब देखो शादी ब्याह हो गया, हमेशा चिपके हैं, कभी एक दूसरे को छोड़ ही रहे नहीं है, तो ये लोग बच्चा धका पेल बच्चे निकल रहे हैं। तो रीजन यही है कि अगर दोनों एक दूसरे से चिपक गई रेखा तो हर बिंदु पर मिलते हैं, तो इनके अनेक हल होते हैं। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो इसमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि है, जो कि हम डायरेक्ट फार्मूला तो उसका होता नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से सीखते हैं, तो वो भी आना चाहिए। अगला बात करते हैं द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के अंदर एक फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो फार्मूला ये है द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। और इसका फार्मूला है कि x बराबर माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि द्विघाती सूत्र लिख देता है कि फलाना क्वेश्चन है, उसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करो। तो ये तुम्हें फार्मूला नहीं याद होगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे, राइट। अब यहां पे सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, तो याद रखना कि ये डी होता है। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में विविधकर कहा जाता है। इसके अलावा तुम्हें इसमें मूलों की प्रकृति पता होना चाहिए। मूलों की प्रकृति में याद रखना कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, डी की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर डी की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर डी से बड़ी है, 0 से बड़ी है डी की वैल्यू, तो इसका मतलब वास्तविक और क्या होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर डी इज लेस देन 0 है तो इस कंडीशन में भैया अवास्तविक होते हैं। तो बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है समांतर श्रेणी, एक ऐसा चैप्टर जो कि आपके पेपर में आपके लिए एकदम नया होता है, क्योंकि इससे पहले हमने समांतर श्रेणी के बारे में नहीं पढ़ा होता। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि हमें एपी का यनवा पद याद होना चाहिए। एपी का यनवा पद होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। एन को बोलते हैं यनवा पद, ए होता है प्रथम पद, यन होता है पदों की संख्या, डी होता है सार्वंतर। इसके अलावा अगर हमें कभी भी यन पदों का योग निकालना हो तो एस एन बराबर आपके सामने फार्मूला लिखा है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम बात करें दूसरा फार्मूला, अगर हमें अंतिम पद दिया है l मतलब अंतिम पद, तब हम डायरेक्ट n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल को लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर में तो जो है इंपॉर्टेंट सो है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहती है कि भैया आपके सामने कभी भी किसी त्रिभुज में अगर कोई एक ऐसी रेखा हो जो कि दूसरी भुजा के समांतर हो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, अगर किसी भी त्रिभुज में एक रेखा इसके समांतर हो, ठीक है ना, तो मतलब कि क्या कह सकते हैं इसको, कि जब ये समांतर जाएगी इसके साथ में, जब ये समांतर जाएगी इसके साथ में, तब दोनों विभाजित होंगे समानुपात में। मतलब समझे कि जब ये रेखा इसके समांतर जाएगी तो ये दोनों क्या होंगे, समान अनुपात में विभाजित होते हैं। ये थेल्स प्रमेय कहती है कि मतलब कि भैया ये अगर समांतर हैं तो इनका अनुपात भी क्या होगा, समान होगा, समानुपाती होगा। थेल्स विलोम क्या है कि अगर अनुपात बराबर है तो भी भैया वो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ये होता है थेल्स विलोम प्रमेय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये प्रूविंग आती है और या तो भैया इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दो फार्मूले बहुत ज्यादा तहलका मचाते हैं। एक फार्मूला है दूरी सूत्र का, एक है विभाजन सूत्र का। दूरी सूत्र का हम बात करें पी क्यू, तो भैया फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लो क्योंकि पेपर में आता ही आता है। अगला हमारे पास है विभाजन सूत्र। आप यहां पर देख सकते हो px बराबर mx2 + nx1 अपान m + n और my2 + ny1 अपान m + n। याद करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो फार्मूले में फंस जाओगे। और हाँ, मध्य बिंदु सूत्र तो आप सबको आता ही होगा, तो ये फार्मूला भी याद कर लेना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ओहो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा नया है, क्योंकि इससे पहले तो हमने ये साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं होता है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाल बटे कक्का नियम, जो कि आप देख पा रहे हो ऐसे लाल बटे कक्का लिख देते हैं। इनके ऊपर साइन कॉस टेन
cos x से cot लिख देते हैं। तो ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। नहीं याद हो रहा, मैं आपको गाने के माध्यम से याद कराऊंगा। और हाँ, अगर ये गाना पसंद आए तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और ये गाना जो आपको सुनाने जा रहा हूं, इसको मैंने इंस्टाग्राम पर अपने डाला था नितेश सर विद्याकुल पे, उसको करीब 2 से 2.5 मिलियन लोगों ने सुन लिया है। तुमने नहीं सुना तो जाकर सुन लेना। और हाँ, इस शॉर्ट्स में पड़ा है, अगर आप यहां पर भी देखोगे तो शॉर्ट्स में पड़ा है, वहां पर भी सुन सकते हो। तो भैया गाना ऐसे था कि साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे है सेक, साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे है सेक, टेन के नीचे कॉट लटका, ये रूल है लाल बटका का, टेन के नीचे कॉट लटका, ये रूल है लाल बटका का। तो मेरे भाई इसको याद कर लो ऐसे, क्योंकि साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, पता नहीं किधर से कौन सा फार्मूला लग जाएगा, तो याद कर लेना। एंड त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं आपको याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना, ये वाली त्रिकोणमिति सर्वसमीका। और इसके बाद ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम बात करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इन्हीं का दल बदल करके भी फार्मूले बन जाते हैं, वो सारे याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, त्रिकोणमिति सारणी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, तो आपको आनी ही चाहिए। त्रिकोणमिति सारणी अगर याद नहीं करोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। और मैंने इसमें आप लोग से कहा भी था कि आप लोग थोड़ा सा कम कर सकते हो, साइन का याद कर लो, कॉस का याद कर लो, टेन का, बाकी सब इसी का उल्टा करके आ जाता है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको याद करा देता हूं फिर से। मैंने ऐसे इसको याद कराया था कि साइन 0 डिग्री 0 होता, साइन 30 होता 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता √3/2, साइन 90 होता 1, साइन 90 होता 1, कॉस साइन का रिवर्स, टेन इन दोनों का डिवाइड, टेन इन दोनों का डिवाइड, टेन इन दोनों का डिवाइड, टेन इन दोनों का डिवाइड। मेरे भाई कहने का मतलब साइन ऐसे सीधा जाता है, कॉस उसका रिवर्स हो जाता है, और टेन निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करते चले जाओ तो ये निकल आता है। और जब 3 आपने निकाल लिया तो बाकी के 3 उन्हीं को हेर फेर करके निकल आते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अवनमन और उन्नयन कोण एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और ये हमारे अनुप्रयोग वाले हैं, क्योंकि इनसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन 6 अंक 4 अंक में बनते ही बनते हैं। तो उन्नयन और अवनमन कोण को समझेंगे कि जब कोई नीचे से ऊपर देखता है, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये लड़का ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये हमारा उन्नयन है। ये क्या है? उन्नयन कोण कहेंगे इसको। ये कैसा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा, क्योंकि ये लड़का नीचे से ऊपर देख रहा है। और ये लड़की, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो ये जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण है। ये जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो इसको भी याद रखना कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। तो इसको भी याद रखना, ठीक है ना, समझ गए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास वृत्त चैप्टर है। इस वृत्त चैप्टर के अंदर तुम्हें यह पता होना चाहिए स्पर्श रेखा। अगर कभी भी कोई बिंदु हमारा ऐसा है जो वृत्त पर स्थित है तो उस कंडीशन में स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। और अगर मान लो कभी वो पॉइंट हमारा वृत्त के अंदर है तो हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, अर्थात 0 स्पर्श रेखाएं होती हैं। क्लियर हो गया? सारी चीज एकदम फाइनल, वेरी नाइस। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक ऐसा चैप्टर है जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 3 तरह के फार्मूले आते हैं। एक तो आता है भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि आप देख सकते हो θ/360 इंटू πr²। अगर हम बात करें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप देख पा रहे हो कि भैया θ/360 इंटू
माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और बात करें भैया चाप की लंबाई का, तो चाप की लंबाई से भी क्वेश्चन बनता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आप लोग को और दिखा देता हूं। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि भैया यहां पर जो है त्रिज्यखंड कौन है, जैसा ये त्रिज्यखंड है, यहां पर ये हमारा वृत्तखंड है, तो इस तरह से इन्हें निकालना भी आना चाहिए। फार्मूला याद कर लो, क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाएगा। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंदर आपका चाहे घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला, अर्धगोला, सबके फार्मूले आने चाहिए। दैट्स इट, बहुत ज्यादा बात नहीं है। तो अगर हम क्यूब की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास एक क्यूब आता है, तो क्यूब के अंदर सबसे पहले घन के आयतन की बात करेंगे तो ए क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4a स्क्वायर, और अगर हम घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो हो जाता है 6a स्क्वायर, क्योंकि इस कंडीशन में अप और डाउन नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन जब पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है, तो 4a स्क्वायर। ये फार्मूले याद रखना। अगला हमारे पास घनाभ आता है, तो ऐसे ही घनाभ के अगर हम आयतन की बात करें तो एल बी एच, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2bh प्लस एच एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भैया 2lb प्लस bh प्लस एच एल। याद कर लो सारे फार्मूले। सिलेंडर है भैया, अगर इसके आयतन की हम बात करेंगे तो ये होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करते हैं तो ये 2 पाई आर एच, वक्रपृष्ठ मतलब ये वाला पार्ट, अप और डाउन को छोड़ देते हैं तो वो वक्रपृष्ठ होता है। और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो वो आप देख पा रहे हो 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। आगे बढ़ते हैं तो कोण, कोण देख पा रहे हो, कोण का आयतन अगर हम बात करें तो ये बेलन के आयतन का तीसरा भाग अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर हम बात करें इसमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और यहीं पर एक छोटी सी बात और भी लिख लो कि अगर आपको कभी एल निकालना हो तो एल का फार्मूला भी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। एल होता क्या है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना, तिरछी ऊंचाई होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखोगे गोला, अगर हम गोले की बात करें, गोले की त्रिज्या के अलावा कुछ होता नहीं है, तो आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला याद कर लेना। आर नहीं पता, मतलब आर पता है, फार्मूला नहीं पता, तो तुम आयतन कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकते, राइट। और अगर हम बात करें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दो ही फार्मूले, इसका वक्र नहीं होता। गोले की बात अर्धगोला, अर्धगोले के आयतन की बात करें तो ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम बात करें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट और साथ में ये पार्ट एक और पाई आर स्क्वायर हो जाता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। देन आगे बढ़ते हैं भाई साहब सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर के भी सारे फार्मूले याद आने चाहिए। अगर बात करूं यहां पर अवर्गीकृत आंकड़ा है, तो तुम्हारे पास कभी भी माध्य निकालना हो तो ये फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई आना चाहिए, राइट। ये फार्मूला है। और वो दूसरा तो पता ही है कि पदों की कुल संख्या का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, वो दूसरा है। लेकिन अगर मान लो आपके पास एफ आई एक्स आई के फॉर्म में दिया है तो ये फार्मूला। एंड देन अगर आपके पास कभी भी वर्गीकृत आंकड़े के फॉर्म में है तो एक हमारे पास माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि होती है, और इस प्रत्यक्ष विधि में हम फार्मूला यही वाला अप्लाई करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कल्पित माध्य का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो कल्पित माध्य का फार्मूला ये वाला हो जाता है, क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। एंड अगर कभी भी मान लो हमें पग विचलन विधि से माध्य को निकालना है, ये सारे माध्य निकालने के फार्मूले हैं, तो हम लगा सकते हैं ए प्लस एच अंडर रूट मतलब एच और फिर यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स यू आई अपान सिग्मा एफ आई। तो ये सारे फार्मूले याद कर लो, ठीक है मेरे भाई। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो माध्यक या फिर माध्यिका निकालने का फार्मूला है कि भैया एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ठीक है ना। सी एफ क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुलक निकालने का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ये सारे फार्मूले आप लोग देख लो और याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लास्ट, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता के अंदर सबसे पहले प्रायिकता का फार्मूला आना चाहिए। प्रायिकता का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो आप देख सकते हो कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो भी इवेंट हो रहा है उसके परिणाम हमें क्या चाहिए वो, और अपान में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अगर निश्चित घटना की हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में प्रायिकता हमेशा 1 होती है, अर्थात सर्टेन है। जैसे मैं कह दूं कि सूरज, क्या प्रायिकता है कि आज सूरज पूरब से निकलेगा, तो कैसे बताओगे, तो सर सर्टेन बात है, सत्य बात है, तो भैया प्रायिकता 1। लेकिन मैं अगर कह दूं कि क्या प्रायिकता होगी कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो कहोगे क्या बात है सर, प्रायिकता 0, क्योंकि ये असत्य बात है, अनिश्चित घटना है।
ठीक है। और हमारी प्रायिकता हमेशा किसके बीच लाई करेगी, जो भी हमारे पास प्रायिकता आएगी बाबू, तो हमेशा ध्यान रखना कि यह प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होगी या 1 से कम, या फिर 0 से बड़ी या 0 के बराबर। ठीक ना, आपने यही देखा ना, तो इस बात को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपने समझा। मुझे उम्मीद है कि सारे फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। नहीं याद है तो फिर से पढ़ लेना, फिर से देख लेना। हमें तो याद करना है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पर होते हैं। फिर नहीं कर पाओगे, फिर मुंह चियारना, दांत निकालना, फिर इस इधर उधर देखना, नहीं कर पाओगे। हमें एक भी मार्क्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स से ही एक बहुत बड़ा मार्क्स क्या करते हैं, गेन करते हैं, बहुत बड़ा मार्क्स बनाते हैं। तो हमें छोटे छोटे मार्क्स को ही इकट्ठा करना है, राइट। अब छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ दोगे, फार्मूला नहीं आ रहा, तो फिर क्या है, मार्क्स कम होते चले जाएंगे। तो हमें सबसे पहले पकड़ बनानी है अपने फार्मूले पर, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको किसी भी तरह के फार्मूले में प्रॉब्लम नहीं होगी। हो रही है तो कमेंट करके बता देना, नहीं हो रही है, मजा आ गया तो कमेंट करके बता देना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से इस परिवार को 1 मिलियन पहुंचाना है, ठीक ना। बाय द वे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने सुना। बाकी मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। कमेंट कर देना कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी, ठीक है ना। बाकी मैं मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।